हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 20 के बारे में एंड उसके आगे के सेक्शंस भी हम करेंगे। सेक्शन नंबर 20 ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी के बिहाफ पे एक्नॉलेजमेंट करी है देन वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड होगी या फिर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका क्लॉज नंबर 1 ये बोलता है कि अगर एक गार्डियन ने माइनर के बिहाफ पे एक्नॉलेजमेंट करी है तो जो माइनर है उसको उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बाउंड रहना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 के ऊपर। इसका क्लॉज 2 ये बोलता है, इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दैट फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, ये पार्टनर ए है, इन्होंने एक्नॉलेजमेंट करी है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर बी। इन्होंने पार्टनर बी के बिहाफ पे भी एक्नॉलेजमेंट कर दी है, तो क्या ये पार्टनर बी जो है वो इस एक्नॉलेजमेंट के लिए लायबल होंगे? इसका सेकंड क्लॉज बोलता है दैट पार्टनर बी विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर दिस एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अब मैं पार्टनर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए पार्टनर बी के घर जाऊंगा और पार्टनर बी की जितने भी एसेट्स होंगे उनको मैं जब्त करवा लूंगा, बिकॉज पार्टनर बी इज नॉट बाउंड बाय द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टनर ए, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 3 के ऊपर। इसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू करता है, कर्ता का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि हर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता होता है एंड दैट कर्ता कैन टेक एनी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द बाकी के को पार्टनर्स जो होते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो कर्ता उस बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि अगर एक कर्ता एक्नॉलेजमेंट कर लेता है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट कर देता है वो किसी डेट की, ओके, किसी भी डेट की वो एक्नॉलेजमेंट कर लेता है कि हाँ वो हमारी फैमिली को ये डेट ओ करना है, ऐसे एक्नॉलेजमेंट वो कर देता है, देन दिस एक्नॉलेजमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, तो कर्ता कैन मेक एन एक्नॉलेजमेंट on behalf of the Hindu undivided family। ये चीज सबको याद रखनी है। इसमें प्रीलिम्स में से इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 21 के ऊपर। सेक्शन नंबर 21 बात करता है कि अगर एक एक्स्ट्रा प्लेंटिफ डिफेंडेंट सूट के दौरान ऐड होता है, सूट के दौरान कोई एक्स्ट्रा प्लेंटिफ डिफेंडेंट ऐड होता है, तब क्या माना जाएगा कि उसके जो एडिशन की डेट है वो कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल एक सूट है ए वर्सेस बी, ओके, इस सूट में सी जो है, सी वो बाद में जाके कुछ टाइम के बाद वो ऐड होते हैं एज डिफेंडेंट। तो सपोज एक महीने बाद सूट हो जाता है अब ए वर्सेस बी एंड सी, अब सूट कन्वर्ट होके ए वर्सेस बी एंड सी में बदल गया। ओके, अब हम क्या मानेंगे कि जो सी हैं ये कौन सी डेट को ऐड हुए हैं? हम इसको मानेंगे कि सी विल बी एडेड ऑन द डेट ऑन विच ही इज एक्चुअली एडेड, यानी कि अगर ये सूट स्टार्ट हुआ था हमारा 20 जून को एंड सी वॉज एडेड ऑन 20 जुलाई, ओके, तो हम मानेंगे कि सी की एडिशन की डेट कौन सी है, इट विल बी 20 जुलाई। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ए ने गुड फेथ में गलती से पहले सी को ऐड नहीं किया था, ऐसे जानबूझ के उसने ऐसा नहीं किया था कि मैं सी को भी ऐड नहीं करूंगा, एक महीने बाद ऐड करूंगा, ए ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, ओके, अगर ऐसा होता है देन कोर्ट ये भी मान सकता है कि सी की एडिशन की डेट 20 जून है। ओके, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ए को? इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर सपोज 25 जून को 25 जून को बीच में लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता है, सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता है, तब ऐसा नहीं होगा कि सी को एडअप नहीं किया जा सकता, बिकॉज सी की तो हमने मान ली है कि एडिशन की डेट हो गई है
20th जून, बिकॉज उसने गुड फेथ में गलती से इन्हें पहले सी को ऐड नहीं किया था, एंड अगर बाद में ये चीज को प्रूफ कर देता है तो ये माना जाएगा कि सी वॉज एडेड ऑन 20th जून एंड नाउ सी कैन बी एडेड इन द सूट एज डिफेंडेंट। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ए ने गुड फेथ में ऐसा काम नहीं किया था, उसने जानबूझकर सोचा था कि मैं सी को मैं 1 महीने बाद डिफेंडेंट की तरह बुलाऊंगा, अगर उसने जानबूझ के किया है, देन सी in this case C will not be allowed to be added as defendant because सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे C के अगेंस्ट सूट जो है वो कंटिन्यू अप नहीं हो सकता। ओके, तो यही हमको इसमें समझना है सेक्शन नंबर 21 में। अब हम एक और चीज इसमें आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम क्लॉज 2 में समझते हैं। सपोज एक सूट है ए वर्सेस बी। अब ए क्या बोलता है, ये सूट पहले हम देख रहे थे, इट्स फाइल्ड ऑन 20th जून। अब ए ने अपना जो राइट है वो सी को ट्रांसफर कर दिया है ऑन 20th जुलाई। ए ने क्या बोला है सी को कि ये सूट में जब भी जीतूंगा तो जो भी मेरे को अमाउंट रिसीव होगा वो सी तू ले लियो, तो यू बिकम द बेनिफिशियरी ऑफ एनी अमाउंट दैट आई विल गेट फ्रॉम दिस सूट। ओके, अब सी यहाँ पे बेनिफिशियरी बन गया, असाइनी बन गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी क्या माना जाएगा कि कौन सी डेट को सी इस सूट के अंदर आया है, ये माना जाएगा कि सी वॉज देयर ऑन 20th जून एज वेल। ये हम डीम कर लेंगे, हम मान लेंगे। क्लॉज 2 इसका ये बोलता है कि ये माना जाएगा दैट सी शुरू से ही सूट में इन्वॉल्व था। इसका ये बेनिफिट होगा सी को कि अगर लिमिटेशन पीरियड सपोज 25 जून को ओवर हो गया था, सपोज लिमिटेशन पीरियड 25 जून को ओवर हो गया था, तो इसका ये मतलब नहीं अब कि सी जो है वो साइनी नहीं बन सकता। इसका ये मतलब नहीं है, बिकॉज क्लॉज 2 बोलता है कि ये माना जाएगा कि सी तो 20 जून से ही वो इस सूट के अंदर इन्वॉल्व था। ओके, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा सी को। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स, ये कानपुर में केमिकल फैक्ट्री को ओन करते थे। ये कानपुर में केमिकल फैक्ट्री को ओन करते थे। ओके, अब क्या होता है कि सपोज 20th जुलाई 2020 को इस केमिकल फैक्ट्री से लीक हो जाता है, जितने भी केमिकल्स बन रहे थे वो लीक हो जाते हैं। अब इसका इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं होता है, बट आफ्टर 2 years यानी कि 20th जुलाई 2022 को क्या होता है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं ना कानपुर एरिया में, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेडिएशन के थ्रू कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। ओके, तो यहाँ पे सूट वो फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि दे कैन फाइल अ सूट हियर इवन दो इंजरी 2 साल के बाद आ रही है, स्टिल दे कैन फाइल द सूट। और ये माना जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20th जुलाई 2020। इस दिन से जो है सूट का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। 2020 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2022 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यही हमारा क्लॉज सेक्शन नंबर 23 बोलते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। इसकी रेलेवेंस बस इतनी है कि प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेते हैं कि लिमिटेशन पीरियड में कौन से कैलेंडर की बात करी गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो हमको याद रखना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में लिमिटेशन पीरियड बात करता है। ओके, तो जितने भी टाइम पीरियड इसमें बोला गया है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 25 पे। इसका सेक्शन नंबर 25 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है सपोज ए
ए क्या करते हैं, अपने ए की प्रॉपर्टी पे 20 साल तक, 20 इयर्स तक अच्छे खासी धूप आती है, अच्छे खासा एयर वेंटिलेशन प्रॉपरली होता है, धूप आने की जगह होती है। अब क्या होता है, 20 साल के बाद बी एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक एक घर के आगे एक शेड लगा देता है, एक एक घर के आगे वो शेड लगा देता है एक। ओके, क्या बी को ये अलाउड है? सेक्शन नंबर 25 बोलता है दैट बी ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज अगर 20 इयर्स तक कोई पर्सन एक पर्टिकुलर लैंड को एंजॉय कर रहा है, सपोज एक लैंड पे सनलाइट आ रही है, उसको ये 20 साल तक एंजॉय कर रहा है, तो उसका वो राइट हो जाएगा परमानेंट। एंड अब इस जो इसका राइट है, धूप आने का राइट, ये राइट आप उससे नहीं छीन सकते हो, बिकॉज ये हो चुका है परमानेंट। एंड अगर भी यहाँ पे शेड बनाता है, देन ही विल नॉट बी अलाउड टू डू सो। ओके, देखो हमको इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, एंड हमको आपको मैं वही बता रहा हूँ जो कि इसमें नेसेसरी है। ओके, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब इसका एक और चीज हमको समझनी है कि जो 20 ईयर्स का टाइम है ना, ये हो जाएगा 30 ईयर्स अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए एक गवर्नमेंट लैंड के ऊपर एक छोटी सी उसने बस्ती बनाई हुई है। ओके, एक गवर्नमेंट लैंड के ऊपर छोटी सी बस्ती बनाई हुई है। ओके, अब क्या होता है, उस बस्ती पे 30 ईयर्स तक वो अच्छा खासा धूप ले रहा है, अच्छा खासा उसमें एयर वेंटिलेशन प्रॉपरली आ रही है। ओके, अब यहाँ पे आफ्टर 30 ईयर्स उसका ये धूप लेने का जो राइट है, एंजॉय करने का राइट है, वो परमानेंट हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट उसके इस राइट को अब इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है। ए ने जो बस्ती बनाई थी ना, वो प्रॉपरली लीगल तरीके से बनाई थी, गवर्नमेंट से परमिशन लेके बनाई थी। ओके, ऐसे लैंड की हम बात कर रहे हैं, एंड उस पर अगर वो 30 ईयर्स तक धूप वगैरह एंजॉय कर रहा है, देन अब उसका राइट उससे नहीं छीना जा सकता है। ओके, तो हमको बस ये याद रखना है इसमें कि 20 ईयर्स इज द टाइम फॉर प्राइवेट पर्सन, एंड अगर आप गवर्नमेंट लैंड पे कोई एंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, देन 30 ईयर्स तक आपको वो राइट पहले एंजॉय करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका टाइम फिक्स परमानेंट हो जाएगा, उसी के बाद आपको जो राइट है वो परमानेंट हो जाएगा। तो हमको 25 में बस यही समझना है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 26 पे, इसको हम समझते हैं क्या बोलता है विद एन एग्जांपल। सपोज एक लैंड ओनर है, ए इज अ लैंड ओनर। ये काफी दयालु होते हैं। इन्होंने क्या किया है कि अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इन्होंने ईजमेंट के लिए दे दिया है, कि एक स्पेसिफिक एरिया उसने बना दिया है कि इस एरिया से गांव के जितने भी लोग हैं वो जा सकते हैं, मतलब इस लैंड का यूज कर सकते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, एक छोटी सी उसने एक वे बना दिया, एक रोड सी बना दिया। ओके, अब 10 ईयर्स तक लोग जो हैं, 10 ईयर्स तक वो लोग इस एरिया को यूज करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, अब ये जो लैंड ओनर है ना, इसने 10 साल के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये बी को दे दी ऑन लीज। बी को उसने लीज पे प्रॉपर्टी दे दी 10 साल के बाद। अब बी क्या करता है, वो इस लैंड जो उसने परमिशन दी हुई थी ना, ये ने वो परमिशन वो रिवोक कर लेता है, और बी बोलता है कि आज के बाद इस लैंड से कोई भी नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या ये बी कर सकता है? बी ये काम कर सकता है, बिकॉज किसी भी ईजमेंट को परफेक्ट होने के लिए 20 ईयर्स लगते हैं। हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में दैट 20 ईयर्स जब तक नहीं होंगे तब तक जो है एक ईजमेंट परफेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे बी जो है इस परमिशन को रिवोक कर सकता है एंड ईजमेंट विल नॉट बी परफेक्टेड। ओके, आपको याद रखना है कि 20 साल कॉन्टिन्यूस तरीके से चलने चाहिए। अगर कुछ रुकावट आ जाती है 20 साल में कभी भी, जैसे अभी रुकावट आ गई है, तो ईजमेंट का राइट परफेक्ट नहीं होगा। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 26 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 27 पे। ये बात करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी।
इसको हम पढ़ते हैं एक बार. At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये. सपोज एक पर्सन है, इन्होंने घर को खरीदा हुआ है. ओके, घर को खरीद लिया इन्होंने, एंड उसके बाद वो सपोज लंदन चले गए हैं. ओके, अब क्या होता है कि ए की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा हो जाता है. ए की जो प्रॉपर्टी उस पर कब्जा हो जाता है, एंड ये कब्जा करता है बी. 12 साल तक जो है बी इस प्रॉपर्टी को इंजॉय करता है. इस प्रॉपर्टी पे अपना घर वर बना लेता है, इंजॉय करता है वो. ओके, इस पूरी ट्रांजैक्शन के बारे में ए को डे 1 से पता था. ए को डे 1 से पता था कि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है, एंड उसने कोई एक्शन नहीं लिया. कोई भी एक्शन उसने नहीं लिया. तो अब क्या होगा यहाँ पे, 12 ईयर्स के बाद बी इस घर का मालिक बन जाएगा. ओके, बिकॉज ये रूल है एक प्रॉपर्टी का कि इफ 12 ईयर्स तक आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे आदमी को एंजॉय करने के लिए दे देते हो विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनीथिंग. ओके, उसके बाद अगर 12 साल तक उस प्रॉपर्टी में विदाउट एनी इंटरप्शन रह रहा है तो उसका वो राइट उस प्रॉपर्टी पे पक्का हो जाएगा. एंड हियर बी विल बिकम द ओनर आफ्टर 12 ईयर्स, एंड ए के जो राइट थे इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो हो जाएंगे एक्सटिंग्विश, वो हो जाएंगे खत्म. तो यही हमारा सेक्शन नंबर 27 एक उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया. अब देखो, आप सेक्शन नंबर 28 पे हम आते हैं जो कि हो चुका है रिपील, सो वी डोंट हैव टू रीड इट. अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 29 पे. सेक्शन नंबर 29 ये बोलते हैं कि लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा. उसमें बोला गया 25 में कि कंसिडरेशन के बिना जो है 25 में ये बोला गया कि विदाउट कंसिडरेशन एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. ओके, तो इस रूल को लिमिटेशन एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा. अब क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 उसका इस चीज के बारे में बात करता है. ओके, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 जो है वो इसके बारे में बात करता है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट है उसका अपना लिमिटेशन पीरियड उसी एक्ट में गिवन है, तो दैट लिमिटेशन पीरियड विल बी एप्लीकेबल. सपोज हिंदू मैरिज एक्ट में सपोज डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कराने का एक लिमिटेशन पीरियड गिवन है. ओके, तब हम उसी लिमिटेशन पीरियड को फॉलो करेंगे जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन होगा. ओके, तब हम लिमिटेशन एक्ट के ऊपर नहीं आएंगे. तो यही चीज हमको बस समझनी है इसमें सेक्शन नंबर 29 में, दैट स्पेशल एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल एक्ट. यहाँ पे हमारा लिमिटेशन एक्ट जो है वो जनरल है. ओके, अब सेक्शन 30 और 31 जो है इनको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है. ओके, बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर सपोज 1908 एक्ट का जो लिमिटेशन एक्ट था, 1908 का जो लिमिटेशन एक्ट था, उससे पहले के डिस्प्यूट्स जो हैं वो कहाँ पे, वो कौन से प्रोविजन से गवर्न होंगे. सपोज 1906 में कोई डिस्प्यूट जो है एक डिस्प्यूट आया था कोर्ट में 1906 में, तब इस डिस्प्यूट का क्या होगा. तो ये बोलते हैं कि ये जो 1906 का डिस्प्यूट है इट विल बी गवर्न्ड बाय दैट प्रोविजन जो 1908 से, जो 1908 के लिमिटेशन एक्ट से पहले का प्रोविजन था, उसी प्रोविजन से ये 1906 का जो डिस्प्यूट है वो गवर्न होगा. अब ऑब्वियसली इतने पुराने डिस्प्यूट्स आज के टाइम तक तो चल नहीं रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाई सेक्शन 29 सेक्शन 30 और 31 जो है दे आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट. अब सेक्शन 32 रिपील हो चुका है एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू रीड इट. इसी के साथ हमारा लिमिटेशन जो एक्ट है इट्स ओवर. एंड आई होप जो प्रीलिम्स के हिसाब से हमने पढ़ा है इसमें
यू लाइक्ड इट, एंड इसका जो मेंस का पार्ट है वो भी आप जरूर देखना। थैंक यू सो मच।